चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 40 देख चुके थे ना, 41 देखते हैं। 40 देख चुके थे, 41, 42, 42 देख चुके थे, 43 से चलते हैं। 43 भी देख चुके थे, कहाँ तक पहुंच गए थे? 46 देख लिए थे, 47 से चलते हैं। हाँ, टीजीटी साइंस 2010 का ही है ना ये। और क्वेश्चन 46 देखिए, इसमें जो है ये 2009 है ना, 10 नहीं 9, 2009। चलिए देखा जाए। 46 हो गया था। 47 क्वेश्चन 47 देखिए, फॉर एन आइडियल गैस जूल थॉम्सन कोफिशिएंट इज, म्यू जेटी क्या होता है आइडियल गैस के लिए? ये 0 होता है फॉर आइडियल गैस। ठीक है ना, इसलिए नाइदर कूलिंग नॉर हीटिंग, न तो कूलिंग होती है नॉर हीटिंग ऑन एडियाबेटिक एक्सपेंशन। रुद्धकोश प्रसार में न तो इनका कूलिंग होता है न हीटिंग होता है। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 देखा जाए। 48 देखिए, नाइट्रेट आयन इज डिटेक्टेड बाय रिंग टेस्ट, रिंग हैज द फार्मूला। नाइट्रेट आयन का हम रिंग टेस्ट करते हैं और रिंग का फार्मूला पूछा है। तो देखिए इसमें क्या होता है, हम फेरस सल्फेट को नाइट्रेट आयन से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है ना, नाइट्रेट आयन के साथ गर्म करते हैं। तो ये हमें क्या देता है? ये हमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये हमें जो है FeNOSO4 देता है, FeNOSO4 ये देता है। और इसे हम जो है संकर यौगिक है, गहरे भूरे रंग का होता है, ठीक है ना, ये डार्क ब्राउन। तो ये इसका रिंग बनता है, एक छल्ला बनता है, और इसी को हम जो है नाइट्रेट आयन का रिंग परीक्षण, रिंग टेस्ट कहते हैं। तो रिंग टेस्ट में क्या होता है, विकल्प बी दिया है इसमें, FeSO4N फेरस सल्फेट। हाँ हाँ, आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 देखिए इनका क्या कहना है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। देखिए किसी मेटल का फर्स्ट IE1 ये दे रखे हैं 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, IE2 ये दे रखे हैं 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल दे रखे हैं 1500। इनका कहना है कि वो एटम है कौन सा। 4 विकल्प दिए हैं, बेरिलियम दिए हैं, बोरान दिए हैं, फ्लोरीन दिए हैं और सोडियम दिए हैं। इसके लिए हम देखें, देखिए पहला और दूसरा के बीच का एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन तीसरा बहुत ज्यादा है। इसका मतलब पहला दूसरा एक कोष से निकल रहे हैं और तीसरा अंदर के कोष से निकल रहा है। तो देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख करके, किसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक कोष से निकलेंगे और तीसरा अंदर के कोष से निकलेगा। तो देखा जाए, अगर हम बेरिलियम पहला विकल्प दिया है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, 4। ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोष में है
उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे ये, और फिर यहाँ 2 और है, तो ये दोनों तो निकलेंगे, एक में 100 लगेगा, एक में 150 लगेगा, लेकिन अंदर वाला जब निकालेंगे यहाँ से तो आपको 1500, यानी बहुत हाई, यही हाई होगा। तो बेरिलियम सही विकल्प है। ठीक है, दो फर्स्ट सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल में ज्यादा डिफरेंस नहीं, इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक सेल से निकल रहे हैं। तीसरे में बहुत ज्यादा है, इसका मतलब तीसरा अंदर के सेल से निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 50। हाँ, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है। एल्कली मेटल रिजेंबल फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट बी कॉपर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्ट। देखा जाए, अगर हम देखें तो ग्रुप फर्स्ट में जो है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसी में कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड, ये भी है, कॉपर सिल्वर गोल्ड रखा है। इनका कहना है कि इनमें क्या समानता है दोनों में, जो एल्कली मेटल और क्वार्निज मेटल है, ये फर्स्ट ए है और ये फर्स्ट बी है, इनमें समानता क्या है दोनों में। तो देखा जाए +1 वैलेंसी दोनों की तो सही है, ये सभी +1 वैलेंसी शो करते हैं, ये भी +1 शो करते हैं। ठीक, दूसरा सल्फेट और वाटर सॉल्युबल, सभी के सल्फेट वाटर सॉल्युबल है, ये नहीं है, ये समानता नहीं है। अगला ऑक्साइड्स और स्ट्रॉन्ग बेस, इनके स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन इनके स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। ठीक है ना। अगला जो है ऑक्साइड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड, इनके तो स्ट्रॉन्ग बेस है, इनके स्लाइटली एसिडिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते हैं, बल्कि बेसिक ही होते हैं ना। तो इसमें जो है हमें पहला ही विकल्प सही लग रहा है, दोनों में +1 वैलेंसी मिलती है, पहला विकल्प को टिक कर लीजिए। आगे जो है क्वेश्चन 51, +1 तो सभी में पाया जाता है। क्वेश्चन 51 देखिए, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। देखा जाए आयरन, देखिए आयरन में एक तो पिग आयरन होता है, पिग यानी सुअर बहुत गंदा एनिमल होता है, इसमें जो है इम्प्योर फॉर्म, मोस्ट इम्प्योर फॉर्म, इसके नामे से समझ लीजिए कि सबसे अशुद्ध फॉर्म है। उसके बाद रॉट आयरन, ये जिसे हम पिटवा लोहा कहते हैं, आयरन, ये सबसे प्योर फॉर्म है आयरन का, कमर्शियल आयरन का सबसे शुद्ध रूप है। उसके बाद जो बीच में आते हैं, बीच में जो आते हैं वो स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, ये सभी आते हैं, वो बीच के होते हैं। ये 1 मिनट जरा हम सोने की रिसीव करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 51। हाँ, 51 तो देख रहे थे। आयरन का जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो रॉट आयरन, और इम्प्योर फॉर्म पिग आयरन, कमर्शियल आयरन का, स्टील, स्टेनलेस स्टील सब उसी के बीच में आते हैं। ठीक है ना। आगे अब देखते हैं नेक्स्ट जो है नेक्स्ट देखते हैं क्रोमियम, Cr2O7, क्वेश्चन 53, Cr2O7 इसमें देखा जाए, इसमें इनका कहना है कि एक क्रोमियम जो है, एवरी क्रोमियम इज लिंक्ड टू कितने ऑक्सीजन से। देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, एक क्रोमियम ये, अगला क्रोमियम ये दोनों आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। फिर ये जो है अब देखा जाए, एक क्रोमियम 1 2 3 4 ऑक्सीजन से, अगला भी 4 ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो क्रोमियम ऑक्सीजन, जो क्रोमियम, प्रत्येक क्रोमियम जो है 4 ऑक्सीजन से जुड़ा है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 53। क्वेश्चन 53,
देखा जाए। देखिए, which of the following organic compound give red color with Latagne test? रेड कलर कौन सा देता है? ये तो थोड़ा सा अटपटा सवाल दे दिए हैं। देखिए, हाँ, इसमें हम सोडियम के साथ गर्म करके और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम आयनिक में बना लेते हैं। लासेग्ने टेस्ट यानी कि सोडियम के साथ निष्कर्ष बना के गर्म करें, तो सोडियम के साथ निष्कर्ष बनाएंगे तो यहाँ पर एक ही आयनिक कंपाउंड है ही है, सोडियम थायोसाइनेट है, बाकी सभी नॉन आयनिक है। अगर हम सोडियम थायोसाइनेट का परीक्षण करें तो ये किस प्रकार का कलर देता है? सोडियम थायोसाइनेट जो है लाल रंग देता है कि नहीं, यही कंफर्म करना है। लाल रंग देता है? नहीं, जैसे सोडियम साइनाइड जो है, सोडियम साइनाइड ये जो है ब्लू कलर देता है। सोडियम साइनाइड जो है फेरिक क्लोराइड के साथ ब्लू कलर देता है, लेकिन सोडियम थायोसाइनेट ब्लू कलर देता है, ये थोड़ा सा, एक मिनट रुकिए, नहीं कंफर्म रहा। आगे देखते हैं, सोडियम थायोसाइनेट का कलर नहीं क्लियर हो रहा है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखा जाए, बाद में देखते हैं। क्वेश्चन 57, फेरिक क्लोराइड का सोडियम साइनाइड देता है, सोडियम साइनाइड रेड कलर देता है, सोडियम साइनाइड जो है रेड कलर देता है। और कौन सा परीक्षण लाल रंग देगा? NaCN, NaCN तो सभी में होगा। हाँ, तो देखिए इसमें जो है जैसे आपका जब सोडियम के साथ हम गर्म करते हैं तो यूरिया जो है, देखिए पहला NaCN है, ये तो आयनिक कंपाउंड है ही है, ये तो आयनिक कंपाउंड है ही है। दूसरा जो है थायो यूरिया है ना, इसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है, जब सोडियम के साथ गर्म करेंगे तो ये भी सोडियम साइनाइड देगा, NaCN इसमें भी आएगा, और जब सोडियम निष्कर्ष बनाएंगे। अगला यूरिया है, उसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है, सोडियम के साथ ये भी NaCN देगा, ठीक है। तो और इसमें NaCN है ही है, तो हमें लगता है इसमें सभी देंगे, फिर सभी देंगे। हाँ, तो सभी कलर देंगे, लाल रंग देंगे और बाकी ग्रीन कलर देंगे। जो CN वाले हैं ग्रीन कलर, NaCN वाला रेड देगा, बाकी सभी ग्रीन देंगे। इन्होंने पूछा है क्या? अरे उत्तर के चक्कर में न रहिए। इन्होंने देखा दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विल गिव रेड कलर विद लसेग्ने टेस्ट, तो सोडियम थायोसाइनेट का रेड कलर मिलता है, बाकी ये जो साइनाइड इसमें बनेंगे सभी जो है ग्रीन प्रेसिपिटेट देंगे, साइनाइड वाले सभी ग्रीन प्रेसिपिटेट देते हैं। और अगर रेड है तो फिर यही ए विकल्प होगा, ये सही होगा, ठीक है ना। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम परीक्षण कैसे करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ हम कैपिलरी ट्यूब में, इग्निशन ट्यूब में जलाते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जो कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर है वो साइनाइड में, सोडियम साइनाइड या सोडियम थायोसाइनेट में बदल जाते हैं और फिर उन्हीं का हम परीक्षण करते हैं। तो जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन है, दोनों में साइनाइड बनेगा, यूरिया था जो यूरिया में, और जब साइनाइड और बनेगा तो ये क्या देंगे? ये ग्रीन देंगे, ग्रीन प्रेसिपिटेट। और सोडियम थायोसाइनेट ऑलरेडी आयनिक है, उसको हमें उसका सोडियम निष्कर्ष बनाना ही नहीं है, वो हमें रेड प्रेसिपिटेट देता है, सोडियम थायोसाइनेट। तो इसमें जो है लाल रंग देगा, तो लाल रंग पहला अगर है तो विकल्प ए होगा ना, विकल्प डी का हमें कोई सवाल ही नहीं है। ये किसने बताया कि सोडियम थायोसाइनेट रेड कलर देता है फेरिक क्लोराइड के साथ? ये किसने बताया?
ये फेरेकुलाइट के साथ रेड कलर देता है ना, तो यही सही है, ठीक है ना। बाकी सभी ब्लू देंगे, बाकी सभी ब्लू देंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का है, थोड़ा सा कम टच में रहते हैं सब। मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। कौन सा है साइक्लोहेक्सेन का मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन? चेयरफॉल। हाँ हाँ, क्या दिया है? 1 to both क्या होता है गूगल पे? CS आंसर कहां से उसमें आप आ गए हैं? गूगल पे आंसर कहां से मिला? क्या है का आंसर? क्या उसमें सॉल्यूशन है? क्या उसमें दिया हुआ क्या टीजीटी साइंस का? किसने दिया है उसने? चलिए अभी हम देख लेंगे, हम कंफर्म कर लेंगे तो बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन 55। स्टेबिलिटी ऑफ अच्छा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज, ये कुछ एल्कीन दिए हैं और इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी पूछा गया है। तो जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड हैं मोर स्टेबल होंगे। तो सेकंड देखा जाए सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, तो सेकंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद सेकंड के बाद जो है नंबर आता है थर्ड, फोर्थ का, फोर्थ है। फोर्थ के बाद नंबर आता है थर्ड का, और सबसे लास्ट में नंबर है फर्स्ट। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी का घटता हुआ ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक कौन है? चेयरफॉल। अरे पढ़ाया है बड़ा, इसको बहुत पढ़ाया है यार। साइक्लोहेक्सेन का टीजीटी में चेयरफॉल सबसे स्टेबल, पढ़ा के इसको एकदम। जो हाफ चेयर हाफ बोर्ड दोनों एक ही होता है। आगे देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन, अरे बोर्ड को उठा दीजिए, चेयर को। ये बोट है आपका ना, ये बोट है और ये जो है चेयर है, ये चेयर है। इसको आधा गिरा दीजिए या इसको आधा उठा दीजिए, एक ही मिलेगा, सेम चीज दोनों में मिलेगा। इसको आधा गिरा दीजिए और इसको आधा उठा दीजिए, दोनों सेम है। तो इसको चाहे हाफ बोट कहिए, ये हाफ चेयर है, ये हाफ बोट है, दोनों में क्या अंतर है? दोनों सेम है, ठीक ना? चले समझ गए ना? हाफ बोट हाफ चेयर दोनों एक होता है। आगे देखा जाए, which of the following ion is paramagnetic? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक होगा। Mg2+ में 10 इलेक्ट्रॉन है, Fe3+ में जो है यही इसी में है 3+ है, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना? पैरा, कोई दिक्कत? Mg3+ में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और पैरामैग्नेटिक होगा। अगला देखा जाए, क्वेश्चन 57। क्वेश्चन 57, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शोन बाय, इलेक्ट्रॉन का जो है कि तरंग प्रकृति किसके द्वारा प्रदर्शित होती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन फंक्शन इफेक्ट। डिफ्रैक्शन विवर्तन जो है, विवर्तन प्रकाश तरंग गुण है, का गुण है। और डिफ्रैक्शन अगर कहीं है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन में तरंग का गुण है? हाँ ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन का विवर्तन, ठीक है। जो जैसा एक्सरे का डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है उसी तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न इलेक्ट्रॉन से भी मिलता है। बुक में देखिएगा, ध्यान होगा, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसे मिलता है, ठीक इसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन का भी, एक्सरे का इलेक्ट्रॉन का भी डिफ्रैक्शन पैटर्न ठीक इसी प्रकार से मिलता है, दोनों का से। अर्थात
इलेक्ट्रॉन में भी तरंग का गुण है। अगला, आइसोटोप आर आइडेंटिफाइड बाय, आइसोटोप इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आइसोटोप के लिए देखिए यहाँ पर जो है पॉजिटिव रे एनालिसिस है, एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ है और डेम्स्टर्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ है, और इसमें तो सभी है, हमने लिखाया है ना आइसोटोप की एनालिसिस, जहां पे हमने पढ़ाया है समस्थानिक केमिकल बॉन्डिंग, वहां लिखाया है, सभी है। आर डी विकल्प सही है, ठीक है ना। पॉजिटिव रे एनालिसिस से भी हम आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ के भी करते हैं, डेम्स्टर्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ, सभी जो है आइसोटोप्स के एनालिसिस में यूज होते हैं। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 59, hydrogen combined with chlorine to form HCl. It also combined with sodium to form NaH. If sodium and chlorine combine with each other, why will do so? If the ratio, they will do so in the ratio of their mass है। देखिए हाइड्रोजन है, अब ये क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो HCl बनाता है, हाइड्रोजन सोडियम से रिएक्शन करता है तो NaH बनाता है। तो हाइड्रोजन के निश्चित मात्रा से क्लोरीन देखिए अपने परमाणु के एक एक रेशियो में कॉम्बिनेशन करते हैं, तो ये भी आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे तो वही रेशियो है, एक हाइड्रोजन से एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन से एक सोडियम, तो जब सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़ेंगे तो एक एक के अनुपात में जुड़ेंगे, ठीक है। तो NaCl, अब इनके द्रव्यमान का अनुपात चाहिए, इसमें चाहिए तो 1:35.5, यहाँ पे चाहिए तो 23 यानी 1:23 कर लें, ये 23:1, इसका 1 इसका 23, इसका 1 इसका 35, ये आपस में 35 और 23 के रेशियो में जुड़ेंगे, ठीक है ना। आगे जो है हम देखते हैं केमिकल फार्मूला ऑफ बोरैक्स सोडियम टेट्राबोरेन Na2B4O7 10H2 होता है। बोरैक्स नोट कर लीजिए, क्वेश्चन 59 बोरैक्स, अच्छा 59 ये था ना, 59 ये था, 60 देखिए बोरैक्स Na2B4O7 10H, ठीक है ना, बोरैक्स Na2B4O7 10H2 ये होता है। आगे क्वेश्चन 61 देखा जाए, हाँ क्वेश्चन 61, हाँ क्वेश्चन 61, अच्छा 61 फिजिक्स का है, चलिए आगे देखते हैं 66, कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग फ्यूजन प्रोसेस, ये इक्वेशन हमें कंप्लीट करना है। फिशन प्रोसेस दिया, यूरेनियम 92 235 प्लस नाइट्रोजन 0 न्यूट्रॉन, और ये बना रहा है स्ट्रांसियम 38 और 90 प्लस। अब यहाँ पर देखा जाए नीचे दोनों ऊपर दोनों एक, दोनों का योग एटॉमिक नंबर मास नंबर का योग दोनों साइड में एक समान होना चाहिए। अब देखिए यहाँ कितना है, ये 92 और ये कितना है 136, यही योग आगे किस में आ रहा है, जिसमें सेम योग आएगा वही होगा। तो विकल्प ए में देखिए क्या दे रखा है, जिनान दे रखा है 54 और 143 प्लस 3 जो है N01 दे रखा है। अब जोड़ लीजिए इनको, देखिए कितना आता है, तो 8 और 4 12 और 5 3 8 और 1 8 और 4 12 के 2 5 3 8 और 1 9, नीचे तो इनका योग यही आ गया जो इधर ऊपर वाला देख लीजिए, तो ये 4 हो जाएगा, 3 और 1 4, और यहाँ 4 और 9 13 और ये गड़बड़ जोड़ दिया क्या? अच्छा हाँ, यहाँ न्यूट्रॉन 3 है ना, ये 3, हाँ न्यूट्रॉन 3 है तो 3 बार जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 26, ठीक है ना। तो यही जो है इसी में दोनों साइड के एटॉमिक नंबर मास नंबर का योग एक समान है, अर्थात जो है यही करेक्ट है, ठीक है ना। विकल्प ए करेक्ट है। आगे जो है
क्वेश्चन 77, हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज अबाउट 1600 ईयर। रेडियम है, इसका टी हाफ दे रखा है, ये है 1600 ईयर। एक 100 ग्राम रेडियम लिए हैं, तो if 100 ग्राम ऑफ रेडियम एग्जिस्टिंग नाउ 25 ग्राम विल रिमेन। अच्छा, ये 100 ग्राम है तो कितने समय बाद 25 ग्राम बचेगा? तो देखिए 1600 वर्ष बाद ये 50 ग्राम बचेगा, अगले 1600 वर्ष बाद ये 25 ग्राम बचेगा। तो 25 ग्राम 16 कितने 3200 वर्ष बाद ये बचेगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। वैसे तो ये थर्मोडायनेमिक्स का है, टीजीटी में थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में होगा, लेकिन देख लीजिए सवाल। क्वेश्चन 79, किसी गैसीय सिस्टम में इतना जूल हीट दी जा रही है, तो जो क्यू कितना है, क्यू जो दी जा रही है प्लस 110 जूल, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी इसकी कितनी है, गैस की 40 है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई इक्वल टू है 40 जूल। अच्छा, अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क कितना हुआ ये हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी में चेंज क्यू किसके बराबर होता है, डेल्टा क्यू, डेल्टा ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। ये इंटरनल एनर्जी में चेंज दे रहे हैं, ठीक है। तो देखा जाए Q इक्वल टू होता है, Q इक्वल टू होता है डेल्टा E प्लस डब्ल्यू, ठीक है। इतना हमने हीट दिया, इतनी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, इतना उसने वर्क किया। अब यहाँ क्या W इक्वल टू किसके हो जाएगा, Q माइनस डेल्टा E के, ये हो जाएगा। और एक मिनट देखिए, ये कोई गैसीय सिस्टम, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, ये कोई गैसीय सिस्टम है, इसको हमने क्यू हीट दिया, इस तरीके से थोड़ा ज्यादा बढ़िया आप समझ आ जाए। क्यू हीट दिया 110, क्योंकि दे रहे हैं तो प्लस में, और उसके बाद जो है इनका कहना है उसकी इंटरनल एनर्जी में जो है चेंज आ गया 40 का अच्छा, उसके बाद इसमें हम एक्सटर्नल वर्क भी कर रहे हैं, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन, और उसके बाद हम इसको और कुछ वर्क दे रहे हैं, हम कुछ हीट दे रहे हैं, कुछ वर्क के रूप में एनर्जी दे रहे हैं, और ये डेल्टा ई के बराबर है, ठीक है। फिर से ध्यान दिए, कोई गैसीय सिस्टम है, हमने इतनी हीट उसको, यानी इतना गैस में हीट दे दिया, इतना काइंड में दे दिया, और जो है इंटरनल एनर्जी में इतने का चेंज है, तो ये इन दोनों के योग के बराबर होगा, डी ई बराबर होगा 110 प्लस डब्ल्यू, ठीक है ना। तो डब्ल्यू इक्वल, ये डी ई कितना है, डी ई 40 दे रखे हैं, 40 इक्वल टू होगा 110 प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है, इसको इधर कर ले, 40 माइनस 110, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 70। कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, विकल्प देखिए क्या स्थिति है। 79 नेगेटिव, हमने इसको हीट दिया, इसको इतना दिया, सिस्टम के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है। अच्छा, तो वर्क सिस्टम को मिल रहा है, वर्क सिस्टम को मिल रहा है, तो सिस्टम पे किया गया वर्क किया है, 40 जूल दिया है ना, ये एनर्जी में चेंज है, तो जो एनर्जी में चेंज है इन्हीं दोनों के योग के बराबर होगा। हाँ, सराउंडिंग की घटेगी, सिस्टम की। अगला चलिए देखते हैं,
91। हम तो थोड़े फिजिक्स वाले हैं, फिजिक्स में चूंकि फिजिक्स में सारा का सारा थर्मोडायनेमिक स्टडी सराउंडिंग के सापेक्ष की जाती है और केमिस्ट्री में सिस्टम के सापेक्ष की जाती है, तो इसलिए साइन कन्वेंशन अक्सर अपोजिट हो जाता है, डाउट हो जाता है वहां, लेकिन वो कोई भी कैलकुलेशन गलत नहीं होता, बस साइन का हमें जो है चिन्ह अलग मिल जाता है। लेकिन जब केमिस्ट्री वाले हैं तो कहां से कंफ्यूजन हो रहा है। इन न्यूक्लियर रिएक्टर द कंट्रोल रॉड आर मेड अप ऑफ, कंट्रोल रॉड किसके बना होता है? कंट्रोल रॉड खूब बताया है, किसका बना होता है भाई बताइए? कैडमियम का। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में सब पढ़ाया है, याद नहीं होगा, याद होना चाहिए। क्वेश्चन 92 देखा जाए, ऑन बम्बार्डिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड करें, नाइट्रोजन 714 इसको अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड कर रहे हैं, तो इनका कहना है एक प्रोटॉन निकल रहा है और एक प्रोटॉन निकलने के बाद और क्या हमें मिलेगा? एक प्रोटॉन हमें, तो यहाँ पे देखिए 7 2 9 है, एक यहाँ निकल गया तो बचा कितना 8, और यहाँ 14 4 18 है, एक निकल गया तो 17, तो ये क्या होगा? ऑक्सीजन 8 17। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन 95, क्वेश्चन 95 देखा जाए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। 95 में देखिए, ब्रॉन्ज ये कॉपर प्लस टिन होता है, और ब्रास 93 भी है। केमिस्ट्री क्या है आपकी, फिजिक्स क्या है? ट्रांसफार्मर किसका बना होता है? फिजिक्स में बोलिए, ट्रांसफार्मर केमिस्ट्री नहीं पढ़ाया जाता। ब्रॉन्ज कॉपर टिन है, ब्रास जो है कॉपर और जिंक है। उसके बाद अब ब्रास में क्या है? कॉपर और एल्युमिनियम दे रहा है, और उसके बाद जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता है, यानी कि यही पहला सही, बाकी सब गलत है, पहला सही है। ठीक है ना, यहाँ जिंक देता तो ऐसा ही होता है, एल्युमिनियम दे दिया है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है। उसके बाद जो है स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम, प्लेटेड आयरन ऐसा भी नहीं होता। आगे देखते हैं, निकिल होता है स्टेनलेस स्टील में, क्रोमियम की प्लेट नहीं लगती, यानी पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, इसमें देखा जाए रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में इन्होंने उससे संबंधित कुछ कथन दिया है, और देखिए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द मेटल फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल धातु की पतली पन्नी से सीधे निकल जा रहे थे बगैर विक्षेपित हुए। ये पहला स्टेटमेंट, ये तो सही है। अगला देखा जाए, दूसरा क्या कह रहे हैं? ऑल द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द मेटल, ऐसा नहीं है, अधिकतम पास होते थे, सभी नहीं, यानी दूसरा गलत है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, ये भी गलत है, ज्यादातर डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तीसरा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक, नहीं, बहुत कम अल्फा पार्टिकल पीछे बैक हो रहे थे। इसका मतलब केवल विकल्प ए सही है। धातु की पतली पन्नी से अल्फा कणों पर बरसात करेंगे, धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों से, तो ज्यादातर अल्फा कण पीछे निकल जाते हैं, कुछ अपने रास्ते से विक्षेपित होते हैं, बहुत कम जो है पीछे की तरफ आते हैं, तो पहला विकल्प सही है। आगे क्वेश्चन 97, बामर सीरीज किस रीजन में आता है? देखिए, न्यूक्लियस है, यहां लाइमन सीरीज है, बामर सीरीज, ठीक है, पास्चेन। तो बामर सीरीज जो है ये अल्ट्रावायलेट में, ये विजिबल में, और ये IR में, तो विजिबल में, ठीक है। आगे जो है नेक्स्ट, अच्छा, ठीक ठीक,
पहला ही विकल्प सही है। कुछ अल्फा पार्टिकल, अधिकतम अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाते हैं। क्वेश्चन 98, फॉर n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 है, देयर विल बी टू सर्कुलर। अच्छा, n की वैल्यू अगर देखिए, जो तीसरा कोष होता है इसके लिए k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3। तो जिसमें जो है ये दोनों बराबर हैं, ये सर्कुलर होगा और बाकी ये क्या होगा, इलिप्टिकल। ठीक है ना, तो ये सर्कुलर होगा और ये दो इलिप्टिकल। तो इसमें एक सर्कुलर होगा और दो जो है इलिप्टिकल होंगे, यही पूछा गया। हाँ, अच्छा, यहू नहीं, यहू गड़बड़ है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 99। हाँ, अच्छा, चलिए देखते हैं। डी ब्रॉगली मैटर वेव की, डी ब्रॉगली का जो मैटर वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इलेक्ट्रिकल इन नेचर है, मैग्नेटिक। तो डी ब्रॉगली तरंग जो है ये मैटर वेव है, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। डी ब्रॉगली वेव, डी ब्रॉगली वेव ये जो है नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, यानी कि मैटर वेव है, मैटर वेव, नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैटर वेव। ठीक है ना, आगे देखा जाए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन, मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन की नाभिक से औसत दूरी बताता है, पहला ही विकल्प सही है। डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, औसत दूरी या मुख्य ऊर्जा स्तर में एनर्जी लेवल को बताता है, तो औसत दूरी दिया है, यही सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 1 अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। यदि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की अनसर्टेनिटी 0 है तो संवेग की अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, अनंत। एक को 0 करेंगे तो एक अनंत हो जाएगा, एक को बढ़ाते हैं तो एक घटता है। ठीक है ना, पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी का गुणनफल h/4π के बराबर या उससे ज्यादा होता है। एक को बढ़ाएंगे तो एक घटेगा, एक, ठीक है, एक को 0 करेंगे तो अगला अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए 102, क्वेश्चन नंबर 102 देखा जाए। ये एल्कीन है और इसका क्लोरीनेशन कर रहे हैं, ठीक है, एल्कीन का क्लोरीनेशन कर रहे हैं। देखिए ये है, इस पर जो है क्लोरीन और वाटर लिए हैं, क्लोरीन और HCl लिए हैं, ठीक है ना, Cl2 और HCl। तो पहले साइक्लिक क्लोरोनियम आयन बनेगा, बाद में वाटर अटैक करेगा। तो देखिए साइक्लिक क्लोरोनियम आयन बनेगा, नीचे बना देते हैं, और वाटर अटैक करेगा। वाटर किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, इधर वाले पर, क्योंकि यहाँ पे 3 -I इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप हैं, तो ये बॉन्ड इधर से टूटेगा, ठीक है ना। और वाटर को एक समय किधर मिलेगा, वाटर अटैक करेगा इस पे अगले स्टेप में। ये तो ये मिला, इस पे वाटर अटैक किया तो ये अटैक करेगा तो हमें मिलेगा एक कार्बन छूट गया है ना, एक कार्बन छूट गया, ये हो गया, ठीक है। कहा, ठीक है, ये मिलेगा आपको। आगे 100 है, हाँ, क्लोरोनियम ब्रोमीन ब्रोमोनियम बनाता है, क्लोरीन क्लोरोनियम बनाता है, ठीक है, क्लोरीन क्लोरोनियम आयन बनाता है साइक्लिक। आगे देखा जाए 103, तो बी वाला विकल्प है, ये विकल्प बी 103। इसमें जो है
साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल है। देखिए इसका डिहाइड्रेशन करना है, डिहाइड्रेशन करेंगे तो कहां से जो है, देखिए एक H यहां पर है और ये OH है, तो OH तो यहां से निकलेगा H, हाँ H कहां से निकलेगा, तो देखा जाए इसमें होता क्या है, हाँ इसमें होता क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जो है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इसका निर्जलीकरण कर रहे हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर जब जुड़ेगा तो ये हमें OH2 में बदल जाएगा, ठीक है, ये है। अब अच्छा ये बना, अब यहां से वाटर निकल जाएगा, ठीक है ना, वाटर निकल जाएगा -H2O, तो हमारे पास क्या आएगा, ये 1 डिग्री है। अगर ये हाइड्राइड आयन यहां से यहां आ गया ना, तो ये किसमें बदल जाएगा, 3 डिग्री में। ठीक है, अब एक इधर से या इधर से कहीं से H निकाल दीजिए, तो अब क्या हो जाएगा, यहां से H निकल गया, यहां डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है ना, ये मोस्ट स्टेबल भी होता है, ये देख लीजिए जो विकल्प दिया। हाँ हाँ नहीं, साइक्लोहेप्टेन नहीं होता, साइक्लोहेप्टेन नहीं, साइक्लोहेप्टेन। अच्छा तो क्या करा दे बताइए, क्या बता दें और क्या बना दे बताइए, देखिए ये ना, यही है ना, आपका कहना है कि हम इसको यहां से तोड़ के यहां जोड़ दे ना, यही ना, तो अब जो है यहाँ प्लस ज्यादा आ गया, ठीक है, यही ना। अब उसके बाद हम क्या कर दें, अच्छा ये कहीं से H निकाल दे ना, ये ठीक है, नहीं ये मोर स्टेबल होता है, ये नहीं होता, ठीक है। आगे देखा जाए, नेक्स्ट जो है 104 में IUPAC नेम आपसे पूछा गया। अब अगर आपकी तरह एग्जामिनर होगा तो दिया रहेगा, फिर आप लगा दीजिएगा, ठीक है ना, जो नहीं बनता वो काहे दिया रहेगा, जो नहीं बनता वो आप बनाएंगे, तो जो दिया रहेगा तो इसे बनेगा। इन IUPAC नॉमेनक्लेचर द कंपाउंड इज, ये कंपाउंड क्या है, ठीक है, देखा जाए अगर डबल ट्रिपल दोनों बांड है तो डबल बांड को वरीयता देते हैं, तो ब्यूट 1 और 3 आइन, ब्यूट 1 3 आइन, ये जो है मिलेगा ब्यूट, इसमें तो हमारे तक कोई नहीं दिया, क्या सब गड़बड़ सड़बड़ दिया। आगे क्वेश्चन 105 देखा जाए, सिल्वर साल्ट मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन इन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जैसे सिल्वर, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनको हम इनका सिल्वर साल्ट बना करके, इनका जो है हम सिल्वर साल्ट बना करके जो है, मान लीजिए हमने रिएक्शन करा दिया सिल्वर क्लोराइड से या सिल्वर के ऑक्साइड से, इनका सिल्वर साल्ट बना करके हम जो है सिल्वर साल्ट बना करके इनका मॉलिक्यूलर वेट का डिटरमिनेशन करते हैं, ठीक ना। तो जो ऑर्गेनिक एसिड है उनका सिल्वर से रिएक्शन करा के सिल्वर साल्ट बनाते हैं, सिल्वर ऑक्साइड ले लें, क्लोराइड तो नहीं रिएक्ट करता, सिल्वर ऑक्साइड ले लें, सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करके सिल्वर साल्ट ले लें,
बना लें और उसका हम गर्म करके डिकम्पोजिशन कर दें, तो जो सिल्वर ऑक्साइड हमें मिलेगा, सिल्वर की मात्रा, उसके आधार पर हम इसका परीक्षण करते हैं, इसकी क्वांटिटी जानते हैं। तो देखा जाए सिल्वर साल्ट मेथड हम यूज करते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने में सिल्वर का। पढ़ाया भी है इसको पढ़ाया है, बताया है जीओसी में, जहां जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताया है। क्वेश्चन 106, कई मेथड बताए हैं। 106 इसमें देखिए ये कंपाउंड इन्होंने लिया साइक्लोहेक्सीन, इस पर जो है किससे रिएक्शन करा रहे हैं, कोई एक्स है उसके साथ गर्म कर रहे हैं, एक्स के साथ गर्म कर रहे हैं, तो ये डाइमेराइल हो जा रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, एक्स के साथ डबल बॉन्ड कहीं गलती से तो नहीं, यहां डबल बॉन्ड ही है ना, यहां डबल बॉन्ड है ना। हाँ, तो ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ये रिएक्शन कराया है मैंने, कराया नहीं होगा तो लिख लीजिए, वैसे हमें ध्यान है कराया है। 107 Which one of the following element is not found in nature? नेचर में कौन नहीं पाया जाता? रेडियम, टेक्नीशियम, पोलोनियम, हीलियम। टेक्नीशियम जो है ये परमाणु क्रमांक कितना 42-43 है, ये फर्स्ट जो है सिंथेटिक एलिमेंट है। हाँ, उसके बाद प्रोमेथियम आता है 61 है, ये शायद 43 है। आगे देखते हैं एटॉमिक नंबर, क्वेश्चन नंबर 108। अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के लिए देखिए मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ये जो है हम कहाँ यूज करते हैं, आइसोटोप के निर्धारण में। साइक्लोट्रॉन, ये हम अल्फा पार्टिकल्स को जो है एक्सेलरेट करने में यूज करते हैं, या प्रोटॉन को यानी कि चार्ज्ड पार्टिकल को। न्यूक्लियर रिएक्टर, इसमें हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, कंट्रोल्ड फिशन कराते हैं। गीगर मूलर काउंटर यही है जो रेडियो एक्टिविटी को काउंट करते हैं। गीगर मूलर काउंटर, जीएम काउंटर कहें या विल्सन क्लाउड चैम्बर भी हम इस पर्पज से यूज करते हैं, लेकिन जीएम काउंटर, गीगर मूलर काउंटर ज्यादा एडवांस है, तो गीगर मूलर काउंटर या जीएम काउंटर इसमें सही है। आगे जो है 109 Which one of the following is an artificial fuel for nuclear reactor? तो आर्टिफिशियल फ्यूल कौन सा है? यूरेनियम 238, ये तो नेचुरल है। उसके बाद प्लूटोनियम 239, ये आर्टिफिशियल है। उसके बाद यूरेनियम 235, ये फिर नेचुरल है। थोरियम 232, ये भी नेचुरल है। थोरियम से ही प्लूटोनियम को हम प्राप्त करते हैं, या यूरेनियम से भी प्लूटोनियम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे थोरियम 239 जो है ये आर्टिफिशियल है, बाकी सभी नेचुरल है। आगे क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110, कहां तक समय पहुंचा? चलिए अभी निपट जाएगा, कल से बड़ा डिस्टरबेंस है। तो अरे क्या बताएं, एक तो भतीजा है मेरा, उसी को वही परेशान किए रहता है। चलिए देखा जाए, व्हिच पेयर ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस इज सेड टू बी आइसोमॉर्फस। कौन आइसोमॉर्फस है? देखिए, जिनके आयनों की संरचना एक जैसी हो, आयनों की संरचना मतलब आयनों की वैलेंसी, किसी कंपाउंड में जो आयन है उनकी वैलेंसी एक जैसी हो, उनकी संख्या एक जैसा हो, तो वो एक जैसे क्रिस्टल बनते हैं, उनको हम आइसोमॉर्फ कहते हैं। देखिए इसमें जो है व्हाइट विट्रॉल और एप्सम सॉल्ट। व्हाइट विट्रॉल जिंक सल्फेट है, सॉलिड स्टेट में भी पता है, केमिकल बॉन्डिंग में भी पता है। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट है, ये है। और देखिए इसमें जिंक आयन डाइवैलेंट है, मैग्नीशियम डाइवैलेंट है, सल्फेट डाइवैलेंट है, साथ वाटर है। तो ये आइसोमॉर्फ बनेंगे, एक जैसे इनके क्रिस्टल बनेंगे, यही आइसोमॉर्फस है। ठीक है ना। सॉलिड स्टेट में भी आपको आइसोमॉर्फ हमने खूब लिखाया है, फिटकरी और ये सब लिखाया है, और केमिकल बॉन्डिंग में टीजीटी वालों को भी लिखाया है, दोनों लोगों के पास है। आगे
मोल्टेन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अगर नमक को पिघला दे तो पिघले हुए नमक से विद्युत का है, पिघले हुए नमक से विद्युत का संचरण संभव है। कारण क्या है? कारण ये है कि नमक में जो आयन है, सोडियम और क्लोराइड आयन, वो गतिशील हो जाते हैं। अगर नमक को पिघलाते हैं तो आयनों में गतिशीलता आ जाती है, आयनिक मोबिलिटी आ जाती है, जिसके कारण वो विद्युत धारा का संचरण करते हैं। तो इसमें जो है क्या है? आयन, ठीक है ना, उनमें आयनों की उपस्थिति के कारण आयनों में गतिशीलता आ जाती है। सोडियम क्लोराइड तो आयन से बने ही होते हैं, सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन क्लोराइड आयन से बना होता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। सॉलिड स्टेट में गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, लेकिन जैसे इनको हम फ्यूज कर देंगे, पिघला देंगे, तो ये गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। लाइटिस टूट जाता है, ये इधर चलते फिरते रहते हैं। तो आयनों की गतिशीलता के कारण ये विद्युत का संचरण करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 112, फंक्शन ऑफ लाइमस्टोन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट। लाइमस्टोन का क्या काम है? चूना पत्थर का, चूने का पत्थर लाते हैं, उसका क्या काम है? फ्लक्स के रूप में एसिडिक इम्प्योरिटी, सल्फर और इन सब की अशुद्धियों को निकालने के लिए फ्लक्स के रूप में हम इनको यूज करते हैं, ठीक है ना। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग। पानी निकालने के लिए, जो पानी निकालने का काम करते हैं, उन्हें हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है ना। ये तो ध्यान देंगे ना, फ्लक्स लाइमस्टोन CaCO3, इसको हम फ्लक्स के रूप में निकालते हैं। किसको? बेसिक इम्प्योरिटीज को निकाल, एसिडिक इम्प्योरिटी को, फॉर रिमूविंग एसिडिक इम्प्योरिटीज, एसिडिक इम्प्योरिटी सल्फर की है, फास्फोरस की है, इसकी इम्प्योरिटी को निकालने के लिए। आगे देखा जाए क्वेश्चन 113, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पानी निकालने का काम। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड भी पानी निकाल लेता है, कहीं से भी हमारे शरीर पे गिर जाए तो पानी निकाल के राख कर देता है। POCl3 ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। P2O5, इसमें सभी है, सभी जो है पानी निकालने का, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 114 देखा जाए, POCl3 जो है ये भी निकालता है पानी को। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2FeCN5NO। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है आयरन का। आयरन का कितना होता है? 2 था, और इसका +1 था, इसका +2, यही था ना, एक का +1 और एक का +2, ठीक है। आगे देखते हैं, which oxide will not change in metal on heating। तो देखा जाए इसमें मरकरी है, गोल्ड, सिल्वर है, जिंक है, इनमें से किसी को भी गर्म करिए तो ये इनमें से मेटल बाहर नहीं निकलता, ठीक है ना, मेटल बाहर नहीं निकलता। तो इसमें सभी ऐसे हैं जो गर्म करने पर स्वतः अपचयित नहीं होते, इनमें से कोई भी स्वतः अपचयित नहीं होता। आगे देखा जाए, होता नहीं, 115 था ना, 116। आगे जो है, और नीचे वाले नहीं है। आगे देखा जाए, व्हाट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एट STP वुड बी कंटेन इन अ वेसल दैट होल्ड इतना ग्राम ऑक्सीजन। तो कितना, एक बर्तन है जिसमें 4.8 ग्राम ऑक्सीजन आ सकता है, इसमें कितना ग्राम हाइड्रोजन आएगा, ठीक है ना। 4.8 ग्राम ऑक्सीजन कितना मोल के हैं? 32/4.8, कितना हो जाएगा? 4 8 32, कितना आएगा? बोलिए भाई। हाँ, उल्टा कर दिया, तभी तो कट ही नहीं रहा है, यानी कि 4.8/32। अब जो है, अब बोलिए, 2 चौकाट 1.5 आ जाएगा ना, 1.5 मोल। और हाइड्रोजन का 1.5 मोल है। अब 0.15 मोल हाइड्रोजन, ये कितना होगा? 0.15 × 2 ग्राम,
यानी 0.30 ग्राम। ठीक है, देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है। अगला देखता है, आगे देखते हैं। मोलों की संख्या दोनों की बराबर होगी, उनका वजन बराबर नहीं होगा, मोलों की संख्या बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 117, अमोनिया गैस इज लिक्विफाइड मोर इजीली देन नाइट्रोजन। कारण क्या है? अमोनिया का लिक्विफेक्शन सरलता से होता है। माइक बंद करिए। अमोनिया का लिक्विफेक्शन सरलता से होता है नाइट्रोजन की तुलना में, क्योंकि ये पोलर है, ये नॉन पोलर है। यहाँ वान डेर वाल्स कांस्टेंट ए की वैल्यू हाई है, यहाँ ए की वैल्यू बहुत लो है। ठीक है, इसलिए ये जो है सरलता से लिक्विफाई होता है। 118 देखिए, एक रिएक्शन दिए हैं और इसमें इसका जो इक्वेशन पूछे हैं, काइनेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन 118। इसमें देखिए ट्वाइस NO प्लस Br2, ट्वाइस NO Br। देखिए इसमें जो मैकेनिज्म दिए हैं, पहला दिए हैं NO प्लस Br2, ये फास्ट है, और NO Br2 दे रखे हैं। आगे फिर जो है NO Br2 प्लस NO, ये स्लो है, और यहाँ हमें क्या मिलेगा? ट्वाइस NO, ये मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसकी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म हम किसी भी रिएक्शन में अगर एक से अधिक स्टेप की मैकेनिज्म है, तो जो स्लो स्टेप होता है उसी से रिएक्शन का रेट हम देते हैं। तो रेट ये बराबर हो जाएगा के, और इसकी कंसंट्रेशन NOBr2 की इंटू NO, ये है। ठीक है ना। लेकिन ये क्या है? ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, और रिएक्शन का रेट कभी हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में व्यक्त नहीं करते हैं। तो हमें इसे रिप्लेस करना है। इसको रिप्लेस करने के लिए हम कहाँ चलेंगे? स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे। कोई भी अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है, एक समय ऐसा आता है जो माध्यमिक उत्पाद है उसकी कंसंट्रेशन में समय के साथ कोई चेंज नहीं होता। ठीक है ना। तो हम इसके फॉर्मेशन की रेट, इसके डिकम्पोजिशन की रेट, दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो 0 होना चाहिए। यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन NOBr2 विद टाइम, ये किसके बराबर होगा? इसके फॉर्मेशन का रेट K1 NOBr2 माइनस इसके डिकम्पोजिशन का रेट NOBr2 NO, ये होगा ना। और ये किसके बराबर होगा? 0। जिस रेट से बनेगा उसी रेट से ये टूटेगा, अर्थात हम कहें ये दोनों आपस में बराबर है, तभी तो 0 है। तो आगे देखा जाए, देखिए कितना तगड़ा सवाल है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, टीजीटी के सिलेबस में केमिकल काइनेटिक्स नहीं है। और हाँ, और सवाल देखिए कितना तगड़ा पूछा गया है। अब इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। आउट ऑफ, एक तो आउट ऑफ सिलेबस, दूसरे भयंकर सवाल। बच्चे जब नए नए जो बच्चे आते हैं वो कहते हैं सर ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये तो पीजीटी वालों के चक्कर में आप हमें पढ़ा रहे हैं। अब इसको हम एक तरफ कर लें, इसको इधर कर दें, यहाँ पे भी K2 होना चाहिए, K2 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा K1 NOBr2, ठीक है ना। अब हम बता दे रहे हैं, फिर आप ट्रिक लगा लीजिएगा। अब ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? K1/K2 के लिए एक नया कांस्टेंट K यूज कर लेंगे इन दोनों जगह, और Br2, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज कर लें? इक्वेशन, ये वैल्यू हम यहाँ पर रख दें, इसकी जगह पे हम ये वैल्यू रख दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा रेट इक्वल टू K, और इसकी जगह पे ये वैल्यू Br2 और ये फाइनल इक्वेशन है। और देख लीजिए ये रिजल्ट जिसमें होगा वही सही रिजल्ट है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119, खत्म कर देते हैं, चाहे 6 बजे हो, 9 बजे हो, 15 बजे हो। देखा जाए, which of the following addition will increase
प्रेजेंट इंक्रीज प्रेजेंट आयोनाइजेशन ऑफ, अच्छा परसेंट आयोनाइजेशन, किसके योग से एसिटिक एसिड का प्रतिशत आयनन बढ़ जाएगा? अब इसमें हम क्या मिलाएं कि एसिड का प्रतिशत आयनन, इसका प्रतिशत आयनन बढ़ जाएगा। ये जब टूटता है तो एसीटेट आयन मिलता है प्लस एच। इसमें से किसी एक को यदि हम हटाते जाए तो इसका आयरन बढ़ जाएगा। अगर NaOH को मिलाएं, देखिए NaOH अगर आप मिलाते हैं तो ये इसके साथ पानी के रूप में बाहर आ जाता है, ठीक है ना। अर्थात NaOH मिलाने पर आयरन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो NaOH, ठीक है ना। NaOH मिलाएंगे तो H आयन रिमूव होता जाएगा और आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा। 120 देखा जाएगा। Assuming 100% ionization which will have maximum pH, किसका? जिसमें H आयन अधिकतम होगा उसका pH अधिकतम होगा, ठीक है ना। देखिए NH4Cl ये पानी से रिएक्ट करेगा तो ये क्या देगा? NH4OH प्लस H प्लस है। इसी तरह से अगला है NH4 ट्वाइस SO, ये हमें देगा ट्वाइस NH4OH प्लस ट्वाइस H प्लस प्लस सल्फेट आयन। आगे जो है तीसरा है NH4 का 3PO4, ये पानी हर सब में है, पानी हमने छोड़ दिया है, पानी सभी में है, ठीक है ना। ये देगा 3NH4OH प्लस 3H प्लस प्लस PO4 3-। इसमें देखिए कितना H आयन, जैसे ये अगर 0.01 है ना, 0.01 सबका दिया है तो इसका कितना मिला? 0.01, इसका कितना मिला? 0.02, इसका कितना मिला? 0.03। ये सबसे कम है, ये सबसे अधिक है, ठीक है ना। जब H आयन की सांद्रता अधिक होती है तो pH उतना क्या होता है? कम होता है। इसी में लोवेस्ट pH होगा, मैक्सिमम pH दिया है। मैक्सिमम pH दे रखा है ना क्या? अच्छा, ये जो है साल्ट है सभी ना, सभी साल्ट हैं और सबका कंप्लीट आयोनाइजेशन ये मांग रहे हैं ना, सबका कंप्लीट आयोनाइजेशन मांग रहे हैं। हम इनको आयोनाइज नहीं कर रहे हैं, सबका कंप्लीट आयोनाइजेशन मांग रहे हैं। इनका करना है कंप्लीट आयोनाइजेशन मांगते हुए। जब हमने इसका आयोनाइजेशन नहीं माना है, केवल इन्हीं को माना है। जब सबका कंप्लीट आयोनाइजेशन मानते हुए करेंगे तो पीएच सबका समान होगा, ठीक है ना। सबका कंप्लीट आयनन मानेंगे तो जितना H है उतना OH हो जाएगा। यहाँ तो OH, यहाँ तो OH हो जाएगा, यहाँ 3H, यहाँ 3 OH हो जाएगा, तो सबका समान होगा, पीएच सबका सेम होगा, ठीक है ना। क्योंकि आयोनाइजेशन सबका समान मान रहे हैं, तो जब आयोनाइजेशन समान है तो पीएच समान होगा। फार्मूला भूल जाता है, ऐसे सीधे लगाइए, हम तो सीधे सीधे निष्कर्ष निकालते हैं। फार्मूला पता लगा कि नहीं याद आ रहा है तो वहीं लटक गए। किसका क्या? पीएच, हाँ 100% आयोनाइजेशन करेंगे तो पीएच। अरे साल्ट का जब आप जल अपघटन करेंगे तो अम्ल और क्षार मिलते हैं, और उन अम्लों और क्षारों का 100% आयोनाइजेशन कर देंगे तो फिर पीएच वो उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक ना।
यानी सबका समान होगा। आगे देखा जाए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ MnO4 विल बी रिक्वायर्ड। अच्छा, इनका कहना है हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 विल बी रिक्वायर्ड विल रिएक्ट विद 1 मोल फेरस ऑक्सलेट इन एसिडिक मीडियम। देखिए फेरस ऑक्सलेट एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है तो रिएक्शन क्या होता है? फेरस ऑक्सलेट इसमें +7 में होता है और उसके बाद जो है फेरस ऑक्सलेट में फेरस +2 में होता है। ये जो है किस में बदलता है? Mn2+ में और ये Fe3+ में, ठीक है ना। तो यहां पर जो है एक फेरस ऑक्सलेट में एक ही आयरन का आयरन का आयन होता है। एक फेरस ऑक्सलेट में एक ही आयन होता है। तो देखिए यहां पे ये +7 से +2 में हुआ है ना। कितना इलेक्ट्रॉन लिया है? 5 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो यहां हमें 5 मोल चाहिए। एक आयरन एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 5 मोल, ठीक है ना। यहाँ +7 से +2 में बदल रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन खाया है? 5। और एक आयरन एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, +2 से +3 में बदल रहा है तो 5 आयरन 5 फेरस आयन 5 जो है इलेक्ट्रॉन देंगे। और 5 इलेक्ट्रॉन कितने में होंगे? 5 मोल फेरस ऑक्सलेट में होंगे। 5 मोल, ठीक है ना। अगला देखा जाए, रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं। रिएक्शन है अच्छा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ MnO4, कितने मोल MnO4 के, ठीक है ना। इसके कितने मोल रिएक्ट करेंगे? किससे? 1 मोल, इसके 1 मोल से। फिर देखिए इसके 1 मोल से इसका 5 मोल रिएक्ट कर रहा है तो इसके 1 मोल से इसका कितना करेगा? 1/5। कहां गड़बड़ है? देखिए इसका 1 मोल इसके कितने से? मैंगनीज, इसका 1 मोल फेरस आयन के फेरस ऑक्सलेट के 5 मोल से रिएक्ट कर रहा है। ये तो हमने निकाला ना। इसका 1 इसका 5 इसके 1 से, तो इसका 1 इसके कितने से रिएक्ट करे? 1/5 से। इसका 5 इसके 1 से, नहीं समझ पाए। इसका 5 इसके कितने से रिएक्ट कर रहा है? 1 से। इसका 1 इसके कितने से रिएक्ट करेगा? 1/5 से, ठीक है ना। इन्होंने पूछा है कि फेरस ऑक्सलेट का 1 मोल इसके कितने से रिएक्ट करेगा। तो देखिए यहां तो क्लियर है, इसका 5 इसके 1 से रिएक्ट करता है। इसका 5 इसके 1 से, तो इसका 1 इसके 1/5 से। इसको 5 से 1 कर दिया तो ये आयोग ने दिया है। ये तो मुझे आयोग की बात सही है कि गलत ये तो हम नहीं जान पाएंगे। लेकिन देखिए जो कम बैलेंस रिएक्शन है, देखिए इसमें दिया है, इन्होंने सॉल्यूशन दिया है, उसमें बैलेंस रिएक्शन हाँ बोलिए 2 हाँ ठीक है ना। अब छोड़िए, देखिए इसके 10 से इसका कितना रिएक्ट किया? इसका 2। इसके 5 से कितना रिएक्ट करेगा? इसका 1। तो इसके 1 से कितना रिएक्ट करेगा? 1/5। बता दीजिए कहां गलत है। वो बोर्ड वाला, बोर्ड की गलती बोर्ड वाले बता पाए। चले कार्बन का ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है ना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, तो कहां कुछ गड़बड़ है? ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी +4 होता है। किससे?
ठीक है ना। ये जो किताब की व्याख्या आप लोग पढ़ रहे हैं गलत है। इन्होंने दे रखा है कि 2 मोल KMnO4 आयन के लिए फेरस आल्कलाइड के 5 मोल की आवश्यकता होगी। 2 मोल KMnO4 के लिए 5 कैसे आवश्यकता होगी? इन्होंने दे रखा है FeC2O4 प्रति अणु 2 इलेक्ट्रॉन परिवर्तन करता है। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे परिवर्तन कर रहा है? प्रति अणु 3 इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन है। ये हमने लिखा तो देखिए, इसमें आयरन +2 में होता है, दोनों कार्बन +3 और +3 में होते हैं। ये +3 में बदलता है, ये दोनों +4 में। इनका इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? एक एक इलेक्ट्रॉन ये भी तो निकाल रहे हैं, ये CO2 में बदल रहे हैं। आयरन को छोड़ दिया है, आयरन छोड़ दिया। आयरन कैसे छोड़ दिया? आयरन अगर फेरस, अरे वो जो हम कह रहे हैं वो सही है, अनावश्यक कतर करते हैं फालतू का। सेंट्रल मेटल का ही परिवर्तित होता है। ये कहां से पढ़ लिया? सेंट्रल मेटल का ही परिवर्तित होता है। जितने परिवर्तित होते हैं सबका लिया जाएगा। क्वेश्चन 122 देखा जाए, Which of the following is most polar? जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा उसकी पोलरिटी सबसे ज्यादा होगी। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इनमें कम डिफरेंस है, इनमें और कम डिफरेंस है, इसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस है, तो ही मोस्ट पोलर होगा। ठीक है ना। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा वहां पोलरिटी सबसे ज्यादा होगी। इनका 3.5 है। इसका कितना होता है? नाइट्रोजन का 3.5 होता है ना, इसका 3.2, 3.5 और 4। यहाँ पर जो है 3. ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का 3.5 होता है, नाइट्रोजन का 3.2 होता है, क्लोरीन का 3 होता है, ऐसे पूछा। और यहाँ 2.4 होता है, 4 होता है। तो यही डिफरेंस सबसे ज्यादा है। आगे देखा जाए, क्वेश्चन 123, which of the following will contain same number of atoms as 20 ग्राम कैल्शियम? 20 ग्राम कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 20 ग्राम कैल्शियम बराबर 1/2 मोल। ये हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर बटे 2, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23/2। ठीक है ना। ये हो जाएगा 3.11 इंटू 10⁻23, इतना हो जाएगा। और उसके बाद अब और किसका आधा मोल है? 24 ग्राम मैग्नीशियम, 24 ग्राम मैग्नीशियम, ये 1 मोल होता है। 12 ग्राम कार्बन, ये 1 मोल होता है। उसके बाद 16 ग्राम ऑक्सीजन, ये 1/2 मोल होता है। यानी इसमें जितने एटम है वो इसमें होंगे। ठीक है ना। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में। अगला देखा जाए, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, देखिए क्या लिखा है। हाँ, बगल में देखिए, नंबर ऑफ आइटम्स। 1 मिनट, नहीं, 1 मिनट, गड़बड़ है। ऑक्सीजन के एक उसमें 2 एटम है। 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन जो है 1/4 मोल होगा O2, या हम कहें 1/2 मोल। एटम पूछा है, मॉलिक्यूल नहीं, एटम पूछा है। ठीक है ना। कैल्शियम आइटम है और ये एटम, तो 1/4 मोल O2 में 1/2 मोल O होगा। ठीक है ना। ये तो विकल्प सी सही है। अगला देखते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इज लॉन्गेस्ट इन। एल्केन में, एथेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होगा। हाइब्रिडाइजेशन पूछा है तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए, इसमें हमें नहीं लगता कि किसी में कोई दिक्कत होगी। ठीक है ना। क्वेश्चन 125 में जहाँ डबल बांड है वहाँ sp2 होगा, जहाँ सारे सिंगल बांड है sp3 होगा, जहाँ ट्रिपल बांड है वहाँ sp होगा। ठीक है। और इसी के साथ इसको समाप्त भी करते हैं यार। कोई डाउट तो नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में? हाँ, पीजीटी क्लास चलेगी।